कॉल सेंटर की जॉब है, यू हैव टू गो देयर, इंटरव्यू होगा, आप मुझे सिर्फ अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो भेज दें, वहाँ जाके आपको जॉब लगेगी और $1000 आपकी सैलरी होगी, आपको कॉलिंग पे कस्टमर हैंडल करने होंगे। आपको इधर स्कैमिंग जॉब में बेचा गया है $2300 का, जो कि आपके एजेंट ने आपको बेचा। फेसबुक के अकाउंट्स हमें देते थे चाइनीज़, और चाइनीज़ बोलते थे कि इस अकाउंट को आप किसी भी कोई भी इन्फ्लुएंसर लड़की उठा लें जिसकी पिक्चर्स पब्लिक हो इंस्टाग्राम पे, कि कोई भी कस्टमर या बंदा देखे तो उसको ये देख के ना बोल सके कि ये फेक है। 10 महीने तक उनके पास काम करा। इशू ये था कि जो भी अगर खड़ा होकर बोल दे कि मुझे इधर काम नहीं करना, मार खाओ, टॉर्चर करो, वो टॉर्चर करते थे, करंट लगाते थे। बहुत ही बुरा कोई ख्वाब था कि चंद पैसों की लालच में कि पैसे कमाओ, ये इन एजेंट्स की बातों में ना आए, क्योंकि ये तो आपको सेल आउट करके चले जाएंगे। मैं अपने भाइयों को यही मशवरा दूंगा कि प्लीज़ ना जाएं, क्योंकि ये सुनहरे बाग सिर्फ सुनने के ही हैं, और वहाँ जाके जो रियलिटी है ना वो बहुत बुरी है। अगर आपको बैरन मुल्क नौकरी की ऑफर मिले, ना भारी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत हो, ना वहाँ खर्च करने के लिए बड़ी रकम दरकार हो, बस मामूली सी रकम एजेंट को दें और एक लग्जरी लाइफस्टाइल आपका मुंतजर है, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? क्या आपका जवाब हाँ होगा? कंबोडिया स्कैंडल ऐसे ही ढेरों कहानियों से भरा पड़ा है। कराची के मिडिल क्लास घराने का एक नौजवान, जिसका फर्जी नाम चार्ल्स है, उसे जब ऐसी ऑफर मिली तो उसे लगा कि किस्मत ने रोशन मुस्तकबिल के दरवाजे खोल दिए हैं। मगर कंबोडिया जाने पर पता चला कि वो जाल में फंस चुका है। मुलाजमत की बजाय गुलामी मिली है, उसे बेचा गया है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो कुछ साल पहले कंबोडिया मूव हुए थे। वो 1 साल वहाँ लगा कर आए ईजीली, और जब आए तो उनका वे ऑफ लिविंग बहुत ही कुछ चेंज हो चुका था। ठीक है, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया। जाहिर सी बात है, मैं एक पढ़ा लिखा था, उनको पढ़ाता था, और मुझे इधर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। तो मैंने उनसे आस्क किया कि क्या कर रहे हो तुम लोग वहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि ये कॉल सेंटर की जॉब है, यू हैव टू गो देयर, इंटरव्यू होगा, आप मुझे सिर्फ अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो भेज दें, वहाँ जाके आपको जॉब लगेगी और $1000 आपकी सैलरी होगी। इट इज़ अ कॉल सेंटर, यू कैन से जॉब, आपको कॉलिंग पे कस्टमर हैंडल करने होंगे। स्टूडेंट ने जो है, अल्लाह ने की दे, लाहौर बुलाया, और लाहौर बुला के एक वीज़ा, मेरा कंबोडिया का वीज़ा, विज़िट वीज़ा जिसे आप कहते हैं, वो मुझे इशू करा। अच्छा, उस वीज़े के एक दिन बाद मेरी टिकट्स भी इशू हो चुकी थी। ठीक है, अब जब टिकट इशू हुई मेरे पास, तो मैं 16 अप्रैल को कंबोडिया पहुंचा। 25 को मैं कंबोडिया पहुंचा, और 16 को ही मुझे मेरे स्टूडेंट ने वहाँ से रिसीव किया एयरपोर्ट से। फिर हम वहाँ पे सीधा उसके होटल गए, वहाँ थोड़ा स्टे किया। शाम को 5 बजे हम मिनिमम वहाँ पे उतरे थे, और रात के हम 9 बजे फिर कंबोडिया के शहर फिनोम पेन से कैंपोर्ट की जानिब रवाना हुए, क्योंकि वहाँ ऑफिसेस थे। वहाँ मेरी मुलाकात रास्ते में होती है लियो नामी एक एजेंट से, ठीक है, जो जॉब्स पे लगवाता था। और मेरे स्टूडेंट ने मुझे यही बोला कि यही है वो जिसने हमें भी जॉब पे लगाया है, लेकिन ये आपको ऐसी जगह लगा रहा है जहाँ पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वहाँ पे कमीशन स्टेक हाई है। तो मैंने कहा इट इज़ गुड। हम फिर वहाँ पे गए, वहाँ कंपनी पहुँच के मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने सिर्फ मुझसे टाइपिंग टेस्ट करवाया, और वे ऑफ फ्लुएंट इंग्लिश मेरा कैसा है उन्होंने ये चेक किया, और इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया। मैंने फिर घर पे भी खुशखबरी दी कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी जॉब हो चुकी है। तो घर वाले भी खुश थे, सब कुछ खुश था। कहानी यूँ होती है कि सुबह जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो वहाँ का ट्रांसलेटर जो था, जो कि एक मलेशियन था, उसने मुझसे कहा कि ये एक स्कैमिंग जॉब है, और आपके रिलीजन में ये जॉब हराम होती है, तो आप ये जॉब कर सकते हो। तो आई वॉज कन्फ्यूज़ कि ये सब एकदम क्या स्कैमिंग जॉब, मुझे तो ये बोल के लाया गया था कि यहाँ पे कस्टमर केयर सर्विस चलती है। तो उसने मुझे कहा कि भाई वो तो आपको गलत बताया गया है, आपको इधर स्कैमिंग जॉब में बेचा गया है $2300 का, जो कि आपके एजेंट ने आपको बेचा। उनको डिनाई करा कि मैं ये एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता, जो कि 1 साल का था। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ये एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते, तो आप हमें $2300 जो कि आपको हमने सेल किया, जो हमने आपके एजेंट को पे किए हैं, वो आप हमें वापस दे दें और आप जा सकते हैं। तो मैंने जब उन्हें बोला कि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, मैं आपको ये 2300 नहीं कर सकता, मैं कर्जे वर्जे लेके तो मैं यहाँ तक आया हूँ, जो कि मैंने उनको पैसे वैसे दिए थे अपने एजेंट्स को। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने मुझे ब्लैक रूम शिफ्ट कर दिया। अब ब्लैक रूम शिफ्ट करा तो ब्लैक रूम के अंदर ये था कि ना कोई एसी, ना कोई पंखा, और दे वर टोटली ब्लैक्ड आउट के वहाँ मुझे अपनी आवाज़ ही वो इको में आ रही थी, ना बाहर की आ रही थी, ना अंदर की कोई आवाज़ बाहर जा रही थी।
3 दिन उन्होंने मुझे वहाँ रख के टॉर्चर करा, ना खाना ना पीना ना कुछ भी नहीं। चौथे दिन जब मेरे घर वालों ने रब्ता किया मेरे स्टूडेंट से, मेरे स्टूडेंट ने किया मेरे एजेंट से कि भाई उसका तो कोई अता पता ही नहीं है, 4 दिन से कोई रब्ता नहीं है, क्या सीन है, तो जाके इन्होंने चौथे दिन गेट खोला और मुझसे पूछा ओनली वन ऑप्शन कि आप ये एग्रीमेंट साइन करें और हमारे साथ 1 साल के लिए काम करें। तो बस फिर मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं और वहाँ जान का भी नुकसान हो सकता था, तो समझदारी का मुजाहिरा उस वक्त यही था कि मैंने वो एग्रीमेंट साइन कर लिया। ख्वाब देखना गुनाह नहीं, लेकिन उस ख्वाब को पूरा करने के लिए ऐसा शॉर्टकट अपनाना जो मशकूक हो तो हिमाकत के सिवा कुछ नहीं। और ऐसी ही एक हिमाकत चार्ल्स ने भी की, जिसकी उसे भारी कीमत चुकाना पड़ी। बुक यूज़ होती थी, फेसबुक के अकाउंट्स हमें देते थे चाइनीज़, और चाइनीज़ बोलते थे कि इस अकाउंट को आप किसी भी मतलब कोई भी इन्फ्लुएंसर लड़की उठा लें जिसकी पिक्चर्स पब्लिक हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ से आप उनका डेटा सारा डाउनलोड करें और उस डेटा को आप इस्तेमाल करें नई फेसबुक को क्रिएट करने में। हम नई फेसबुक क्रिएट करते थे एक लड़की के नाम से, फॉर एग्जांपल इशिता गोयल के नाम से हमने एक फेसबुक मतलब बनाई, उस पर मॉडल की पिक्चर्स लगाई, प्रॉपर 2018 से लेकर हमने उसके अंदर 2025 तक पोस्टिंग करनी होती थी कि कोई भी मतलब कस्टमर या बंदा देखे तो उसको ये देख के ना बोल सके कि ये फेक है। उस पर हम कस्टमर से बात कर लिया करते थे सारी, मतलब उसको 15 टॉपिक्स हमें क्लियर करने को कहा था कि उसके एसेट्स मालूम करो, उसके पास कितना पैसा है, प्रॉपर्टी कितने उसके बच्चे हैं, शादीशुदा है या नहीं है, ठीक है, कौन सी गाड़ियाँ हैं उसके पास, घर उसका कितने गज का है, ये सब हमें इन्फॉर्मेशन उसकी लेनी होती थी। हम जब ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते थे उसके बाद उससे एक बॉन्ड बन जाता था फ्रेंड का, ठीक है। तो एज अ फ्रेंड हम लोग फिर क्या कहते थे उस कस्टमर के, कैन वी कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि मैं फेसबुक बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, ठीक है। और इस सारी सिचुएशन में जो मॉडल का क्राइटेरिया है, शी वॉज अ बिजनेस वूमेन और उसका लिंक JP Morgan से है। 8वें दिन ऑन द 8th डे हम कस्टमर को ऐसा वॉश कर दिया करते थे कि वो खुद कहता था कि मैम व्हाट आर यू डूइंग, आपकी ट्रेड कैसी होती है। हम उसे ट्रेड के बारे में बीच बीच में पंप करते रहते थे कि मैं अपना ट्रेड से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करती हूँ और मेरा वैसे जो बिज़नेस है वो फिटनेस इक्विपमेंट का है। तो एक पूरी स्क्रिप्ट का एक पार्ट था जो कि चाइनीज़ के हाथों से डिज़ाइन हुई थी, ठीक है। तो इन शॉर्ट 7 डेज स्क्रिप्ट कंप्लीट होती थी। 8th डे हमें हमारा बॉस कहता था कि नाउ पुश द कस्टमर फॉर द डिपॉजिट। कस्टमर केयर सर्विस पे चाइनीज़ ऑपरेट कर रहे होते थे, वो सब कुछ हमारे बराबर में बैठ के सब काम कर रहे होते थे। वो कस्टमर केयर के पे बोलता था कि आई वांट टू एक्सचेंज 1 लाख मतलब INR इंटू USDT। फिर हमारा दूसरा टास्क होता था कि अब इसने इनिशियल करा दिया, नाउ पुश हिम फॉर फर्दर मोर मनी, कि मिनिमम 10 लाख तो डाले। अब उन्होंने एक रूल बनाया हुआ था वहाँ पे कि आपने इनिशियल कस्टमर से करवा लिया, अब अगला जो आप 10 लाख रुपए करवाएंगे तो आपका कस्टमर वैलिड होगा, अगर नहीं हुआ इस पर भी $200 फाइन आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा। फिर उन्होंने हमसे रखी हुई थी एक बैट, जो डायरेक्ट हमसे डायरेक्टर लगाता था आके कि मुझसे $200 की बैट लगाओ कि अगर तुमने इस मंथ एक वैलिड कस्टमर दे दिया, अगर उसने 15 लाख डाल दिया तो मैं तुम्हें $600 रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। नहीं दिया तो तुम्हारे ये 200 तनख्वाह में से कट गए। हम घर पे कुछ 1 रुपया भी नहीं भेज पाए इन शॉर्ट। और फिर सारा मतलब 10 महीने तक उनके पास काम करा। इशू ये था कि जो भी अगर खड़ा होकर बोल दे कि मुझे इधर काम नहीं करना, टॉर्चर करते थे, करंट लगाते थे, बहुत टॉर्चर होते हुए देखा और उनको पीट पिटा के इमिग्रेशन के हवाले कर देते थे, हथकड़ी लगा के इमिग्रेशन वाले उनको ले जाते थे और फिर वहाँ से वो कहाँ जाते थे वी डोंट नो। जब मेरी 800 सैलरी थी और जब सैलरी आई थी और जब सारे फाइन में डिडक्शन के बाद पैसे, अच्छा सिचुएशन ऐसी होती थी कि सैलरी ये लोग हमें पहले दिया करते थे, ठीक है। देने के बाद फिर एक इनका ट्रांसलेटर घूमता था पूरी टीम के अंदर कि हाँ भाई तुम्हारा फ़ाइन इतना है, इस महीने का लाओ पैसे। तो फाइन लेने आया मेरे पास, तो मैंने उसे पूरे $800 ऐसे फेंक के मार दिए। मैंने भाई ये तुम मतलब मैंने टेक इट इन मंथ्स, व्हाई यू आर कमिंग एंड टेकिंग 200 देन 100 देन 300, टेक इट ऑल, क्योंकि मेरी पूरी सैलरी तो जा चुकी थी। तो मैंने उसको जब वो फेंक के मारे तो फिर उसने वो बॉस को बुलाया, बॉस मुझे मीटिंग रूम में लेके गया। 6-7 लड़के थे तो ज़्यादा बोल रहे थे मुझ समेत, उनको ले जाके ब्लैक रूम में बंद करा। 12-12 सिक्योरिटी गार्ड्स आए थे और उन 24 सिक्योरिटी गार्ड ने 4 लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा था, जिनके कुछ निशानात आज भी मेरी कमर पे मौजूद होंगे, ठीक है। तो जब मार से कुछ असर नहीं पड़ा हम लोगों को, तो फिर हमें पूरी तरीके से उनका एक उसूल था, वो लाते थे पूरी बाल्टियाँ गीली, हम गीला करते थे और गीला करने के बाद हमें करंट लगाया जाता था और वो 240 वोल्ट का करंट होता था। तो 10 महीने मैंने वहाँ गुजारे। 10वें मंथ सैलरीज बटी 14 तारीख को, मुझे आज तक याद है अच्छे से। और 15 जनवरी एक लड़का भागता हुआ आया और उसने कहा कि चार्ल्स चाइनीज़ भाग रहे हैं कुत्तों की तरह। और हमें बोला कि यार चार्ल्स ब्रो जाके अपने पासपोर्ट उठाओ, बॉसेस ने पासपोर्ट ऐसे फेंक दिए हैं और वहाँ जिसका जो पड़ा हुआ है जिसको मिल रहा है वो बस उठाओ और भागो यहाँ से। तो फिर सडन यही हुआ कि मेरे पास 2 फ़ोन थे, तो मैंने फ़ोन उठाया, अपने कपड़े वपड़े सारा सामान सब वहीं ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ के मैं भागा ऑफिस की जाने। देखता हूँ कि वहाँ एक कुछ अलग ही एक मतलब एक हुजूम मचा हुआ है।
पासपोर्ट सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं। बहुत ढूंढा, 10-15 मिनट ढूंढा अपना पासपोर्ट, लेकिन हमारे पास टाइम कम था और रेड में मिनिमम 35 मिनट रह गए थे। तो हमारा डायरेक्टर बाइक पे बैठ के भाग रहा था, तो उसकी बाइक पकड़ ली हम सब पाकिस्तानियों ने कि भाई हमारे पासपोर्ट तो दो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने हमें सिर्फ एक बात बोली कि डैड आई एम सेंडिंग यू द लोकेशन, गो आउटसाइड, टेक अ होटल, ओके, आई विल गोना कॉन्टैक्ट यू। तुम लोग हाथ नहीं आना पुलिस के, भागो। क्योंकि कंबोडियन पुलिस उस वक्त स्ट्रेट फायर करके जो थे मामला ख़त्म कर रहे थे, जो भी भागता हुआ उनको दिख रहा था। वहाँ से भाग के हम पहुँचे फिर उस कैपिटल ऑफ कंबोडिया जिसे कहते हैं आप, फिनोम पेन। वहाँ गए और वहाँ जाके एक दोस्त के फ्लैट में हमने रिहाइश ली। बॉसेस ने बोला, कांटेक्ट करा, सबसे एक ग्रुप बनाया कि भाई जिसको काम करना है वो इधर आ जाए मेरे पास दोबारा, मैं उसे $2000 का रिवॉर्ड दूंगा, आप बस मेरे पास रिटर्न आ जाओ। तो उस वक्त जब मैंने अपने घर वालों को कॉल की और अपने भाई को बताया कि ये सिचुएशन हो चुकी है, तो मेरे भाई ने सबसे पहले ये बात बोली कि भाई वापस नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ पाकिस्तान आना है, बस अब ये सोच लेना। तो ये फैसला जब मैंने अपने बॉस को सुनाया तो मेरा पासपोर्ट बॉस के पास तब तक आ चुका था। ये उस रेड के तकरीबन कोई 3 दिन बाद की कहानी है। तो मेरे बॉस ने बाकायदा मैसेज करके बोला, जो कि मैसेज मेरे पास आज भी मौजूद है, कि आई वॉन्ट $2500 फ्रॉम यू, फिर मैं आपको आपका पासपोर्ट दूंगा, अदरवाइज आई विल गोना बर्न इट। तो फिर मैंने एम्बेसी की जानिब गया। एम्बेसी गया तो फिर वहाँ एक अलग ही सिनेरियो था कि वहाँ भी एक रश लगा हुआ था, सभी आए हुए थे जिनके जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे और ये थे वो थे। तो मैंने वहाँ पे फिर भी जाके उनको अपनी एक प्रॉब्लम बताई कि मेरा पासपोर्ट अभी भी मौजूद है सर उनके पास, तो अगर आप कुछ कर सकते हैं इसमें तो इट इज़ वेल एंड गुड। तो उन्होंने कहा बेटा अभी कुछ भी नहीं हो सकता, सिचुएशन ऐसी है कि आप सिर्फ आउट पास बनवाएं और यहाँ से प्लीज़ चले जाएँ। आपके ऊपर जो ओवर फाइन है, क्योंकि वो भी सब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से माफ़ है, आपको कुछ पे नहीं करना। आउट पास उन्होंने मुझे सजेस्ट करा, मैंने वो एक ही दिन में बनवाया। सुबह गया, फिर शाम में मुझे आउट पास दे दिया उन्होंने बुला के। मैंने इमिग्रेशन से एग्जिट वीज़ा लगवाया जो कि 6 दिन का था कंबोडियन इमिग्रेशन से। वहाँ भी मैंने फ़ीस पे की। फिर मैंने FIR भी कटवाई थी अपने पासपोर्ट की। तो टोटल इन शॉर्ट मेरा $200 का एक्सपेंस आया मज़ीद। फिर उसके बाद टिकट्स, दोस्तों यारों से मैंने सब उधार कर्ज लेके मैं आया हूँ जैसे तैसे करके। साथ ही कुछ एक आध ऐसे भी रहे होंगे जिनके घर वाले इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 1.5 साल का उनका वीज़ा नहीं है, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, और वो लोग अभी भी, मैं आपको बताऊँ, फिनोम पेन सिटी में रिवर साइड के फुटपाथों पे सो रहे हैं। शॉर्ट टाइम में शॉर्टकट और पूरे खानदान का लाइफ स्टाइल बदल देने की चाहत ने लोहे के चने चबा दिए। It was a very, you can say it was a nightmare। बहुत ही बुरा कोई ख्वाब था कि चंद पैसों की लालच में कि पैसे कमाओ, इन एजेंट्स की बातों में ना आए, क्योंकि ये तो आपको सेल आउट करके चले जाएंगे। पीछे आप जो बेयर करोगे कि आपकी जान तक अगर आपके हिफाजत में नहीं है, तो फिर ऐसी जॉब का क्या फ़ायदा, मुझे आप ये बता दें। इससे अच्छा जो मैं तंग आके जो आ गया था 40-45 हज़ार की तनख्वाह, मुझे वो अच्छी लग रही है लिटरली। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ कि यार वहाँ मुझे कम से कम पीस ऑफ माइंड तो था। मैं 5 मेंबर की एक फैमिली में रहता हूँ और मेरी बहनें भी हैं, तो मुझे उनकी शादी भी करनी है, तो मेरा सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल है। तो इसी बिना पे मैं बाहर गया और इसी बिना पे दूसरे लोग भी जाते हैं। कभी कभी खुद से आगे बढ़ जाने वालों को देखकर रश्क आता है ना। हम खुद को मलामत करते हैं कि हमने ये काम क्यों नहीं किया, हम क्यों ना जा सके। हाथ पैर मारते हैं कि हमारे लिए भी कोई ऐसा ही रास्ता निकल आए, और फिर ऐसे रास्ते को तलाश करते हैं। जब वो रास्ता मिल जाता है तो उस रास्ते पे चलते हुए हम बंद गली में चले जाते हैं। उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। जैसा कि चार्ल्स ने किया। हर एक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि चार्ल्स को तो मौका मिल गया, वो 10 माह बाद अपने वतन वापस आ गया। लेकिन उन नौजवानों का क्या जो अभी भी कंबोडिया में फंसे हैं और मुंतज़िर हैं कि उन्हें भी कोई ऐसा मौका मिले और वो किसी तरह अपने वतन वापस आ सकें।